दोस्तों, चौहान राजवंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन में वो सब कुछ था जो उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली सम्राट बनाता है। 13 साल की उम्र में राजगद्दी को संभालना और फिर शक्तिशाली चंदेल को हराना उन्हें शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है। लेकिन उनके जीवन में दो मोड़ ऐसे आए जिसकी बदौलत उन्हें अपने पूरे राजपाट से हाथ धोना पड़ा। केवल उनका व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि यह नुकसान पूरे भारतवर्ष का था, क्योंकि यही से भारत की इस धरती पर इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सत्ता की स्थापना होती है। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। उनकी मौत के बाद बेहद कम उम्र में पृथ्वीराज अजमेर के राजा बनते हैं। हालांकि इतने बड़े राज्य का भार एक 13 साल के बच्चे के लिए बहुत ही कठिन सबक था। ऐसे में पृथ्वीराज की मां रानी कपूरवी देवी ने एक गार्डियन की हैसियत से अजमेर का राजपाट चलाया। एक राजा के रूप में पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाने से हुई। इस जीत ने उन्हें और भी मजबूत किया। हालांकि इसके बाद सन 1182 में चंदेल के राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज चौहान की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। चारों तरफ बस उन्हीं के चर्चे फैलने लगे, मगर खतरा अभी टला नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के इस खुशहाल साम्राज्य पर नजर पड़ी घुरिद साम्राज्य के एक शासक मोहम्मद घोरी की। घोरी आज के अफगानिस्तान में स्थित घुरिद साम्राज्य का शासक था। उसने आज के पाकिस्तान के इलाके में जीत हासिल करते हुए पंजाब तक अपना वर्चस्व कायम कर लिया था और अब उसकी नजर चौहान साम्राज्य पर थी। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का आमना सामना पहली बार 1191 में तराइन के मैदान में हुआ। इतिहास में इसे तराइन के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से हराया, साथ ही साथ वो बेहद घायल भी हुआ। जब घोरी घायल अवस्था में वापस अपने वतन भाग रहा था, तब चौहान की सेना ने उसका पीछा नहीं किया, उसे वैसे ही भागने दिया। शायद यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी। अपने हार से जलील मोहम्मद घोरी ने अगले साल यानी 1192 में फिर से दुगनी सेना के साथ हमला किया। इस युद्ध को इतिहास में दूसरे तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1192 में हुई इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद घोरी भारी पड़ता है और चौहान साम्राज्य की हार होती है। इस हार के बाद पृथ्वीराज चौहान का आखिर क्या हुआ, इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। इतिहासकारों का एक मत ये भी कहता है कि मोहम्मद घोरी ने एक गवर्नर की हैसियत से पृथ्वीराज चौहान को फिर से राजपाट चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके पीछे वे उन सिक्कों का तर्क देते हैं जिसके एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है तो दूसरी तरफ मोहम्मद घोरी का। वही दूसरी ओर इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी अपने साथ अपने वतन ले गया और वहां जाकर उसने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने ऐसी हालत में भी अपने एक सहयोगी चंद्रबरबाई के वर्णन के आधार पर मोहम्मद घोरी को एक तीर के सहारे मार गिराया था। खैर जो भी हो, मगर एक बात तो साफ है कि तराइन की इस दूसरी लड़ाई के बाद भारत का इतिहास पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि इसके बाद भारत में इस्लाम शासकों का दौर शुरू होता है और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद घोरी का ही एक गुलाम था, जहां से सल्तनती वंशों का सिलसिला आगे के 600 वर्षों तक चलता रहा। मगर एक बात तो सच है, पृथ्वीराज चौहान के चले जाने से भारत ने एक बहुत बड़े सम्राट को खोया था। इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज हर चीज में माहिर थे, चाहे वो अस्त्र विद्या हो या फिर शस्त्र विद्या। वे मगधी, अपभ्रंश, पैशाची, प्राकृत, शेरसेन और संस्कृत समेत 6 भाषाओं के जानकार थे। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक महाकाव्य बहुत प्रचलित है जिसे चांद बरदाई ने लिखा है। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उस महाकाव्य का नाम क्या है। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ,
आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।